ये पुष्पों की यहां पर ये व्यक्ति क्या कर रहा है? क्या खेती बाड़ी कर रहा है? हाँ सर। और खेती बाड़ी करके ये क्या करेगा? ऐसे पादपों को खेती बाड़ी करके इसको क्या फायदा होएगा? सर सीधी सी बात है, ये इसको बेचेगा, इसका विपणन करेगा। तो पुष्पों की खेती करना है ना, उसको ग्रो करना, ग्रो करके उसको बेचना, ये क्या कहलाएगा? क्या मैं इसको फ्लोरिकल्चर बोल सकता हूं? क्या इस विज्ञान को हम पुष्प कृषि बोल सकते हैं? ये पुष्प विज्ञान क्या कहलाता है? सर पुष्प कृषि कहलाता है। इसको हम फ्लोरिकल्चर बोलते हैं, जिसमें हम पुष्प पादपों की क्या कराते हैं? वृद्धि कराते हैं, फिर उसको क्या कर देते हैं? बेच देते हैं। पहली बात, क्या यहां पर पुष्प जो है, क्या ये किसी चीज के प्रतीक है? किसी वस्तु की तरह इनको यूज में लिया जा सकता है? हाँ सर। क्या सौंदर्य का ये प्रतीक है या नहीं है? है? तुम आज बहुत खूबसूरत लग रहे हो या लग रही हो, लो जी गुलाब का फूल लो, है ना, सौंदर्य का प्रतीक है। आभूषण की तरह यूज में लिया जा सकता है। चलो आज शादी में गजरा लगाकर चलते हैं, यहां पर लगाकर चलते, बालों में फूल लगाकर चलते, आभूषण का प्रतीक है। हाँ सर। आज नेताजी आए हैं, हमारी कॉलोनी में नेताजी आए हैं, माला अर्पित करते हैं। वो माला किसकी है? सर पुष्पों की है। हाँ सर। हे प्रभु पास करा देना, पुष्प अर्पित करता हूं। यानी धार्मिक वस्तु की तरह इसको यूज में लिया जाएगा, सांस्कृतिक वस्तु की तरह इसको यूज में लिया जाएगा। यानी इन 5 चीजों का ये एक वस्तु की तरह इसको यूज में लिया जा रहा है। अब प्रतीक किस चीज का है? याद रखना, सौंदर्य का, आभूषण का, सामाजिक का, धार्मिक का, सांस्कृतिक का, ये एक तरीके से वस्तु की तरह यूज में लिया जा रहा है, एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज में लिया जा रहा है। लेकिन ये किसका प्रतीक है? इसका सिंबल है। क्या ये प्रेम का है? आप हमको बहुत अच्छे लगते हो, लो, या तो एक्सेप्ट करो नहीं तो मार दो। यानी प्रेम का प्रतीक है। हाँ सर। अनुराग का प्रतीक है, प्रसन्नता का प्रतीक है। प्रसन्नता समझ में आता है, प्रेम समझ में आता है, विषाद और शोक, शोक भी समझ में आता है। जो चीज समझ में नहीं आती है, मेरे को पता है, आप पहले ही लिख देंगे कमेंट में, सर ये अनुराग कौन है? सर ये विषाद कौन है? सर शोक समझ में आता है, सर दुख हो रहा है ना, किसी की मृत्यु हो गई है तो हम फूलों की माला अर्पित करते हैं। हाँ सर। प्रेम में हम फूलों का इस्तेमाल करते हैं, प्रसन्नता में भी हम फूलों का इस्तेमाल करते हैं। ये अनुराग कौन है और ये विषाद कौन है? कोई भी बच्चा मुझे बताना चाहेगा? विषाद, विषाद का मीनिंग क्या होता है? अनुराग का मीनिंग क्या होता है? सर अनुराग मेरे चाचा का लड़का है। अनुराग का मतलब, हाँ जी, तो अनुराग जो होता है वो भी क्या होता है? अरे भैया जरा सोच, कोई पेरेंट्स अपने बच्चे का नाम अनुराग रख रहे हैं, तो अनुराग का मीनिंग दुख होएगा क्या? कि मेरा बच्चा हुआ है और ये दुख है, इसका नाम मैं अनुराग रख देता हूं। थोड़ा सा कॉमन सेंस तो लगा। अनुराग का मतलब दुख तो नहीं होगा ना, है? विषय मीन्स वस्तु की तरह यूज में लिया जा रहा है, प्रतीक है, सौंदर्य का प्रतीक है। ठीक है? हाँ जी। तो खुशी जो होती है उसको हम अनुराग बोलते हैं। पर्यायवाची शब्द है किसका? खुशी का। अनुराग का मतलब खुशी है, बहुत खुश हो रहे हैं। ओह हमारे घर क्या हुई है? नन्ही सी गुड़िया हुई है। तो कुछ खुश होते हैं, कुछ खुश नहीं होते हैं। जो खुश होते हैं वो फूल भी लेकर आते हैं। तो खुशी का प्रतीक है, प्रेम का प्रतीक है, प्रसन्नता का प्रतीक है, शोक का प्रतीक है। नाउ व्हाट इज विषाद? सर ये विषाद क्या होता है? अब आप मुझे बताइएगा, किसी की मृत्यु हो गई है, मैं रो रहा हूं, क्या मैं अपने दुखों को प्रकट कर रहा हूं? बताओ मैं क्या क्या चीजें पढ़ा रहा हूं। क्या मैं दुखों को प्रकट कर रहा हूं? यानी दुख को अगर मैं प्रकट कर रहा हूं तो उसको मैं बोलता हूं शोक। लेकिन अपनी भावनाओं को अगर मैं प्रकट नहीं कर रहा, मैं मायूस बैठा, मैं बहुत शांति से बैठा हूं, मैं बहुत दुखी हूं, लेकिन मैं प्रकट नहीं कर रहा। यानी जब आप दुख को प्रकट नहीं करते तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? विषाद बोलते हैं। और जब दुखों को प्रकट कर देते हैं, अपनी भावनाओं को, दुखों को प्रकट कर देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? शोक बोलते हैं। जैसे कई बच्चे, कई होते ना लोग डिप्रेशन में हैं,
नहीं पता लगता कई बार कि यार ये डिप्रेशन में है या नहीं है। यानी जब नहीं पता लग रहा तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, विषाद बोलेंगे, सदमे में जब चले जाते हैं। तो कुल मिलाकर मीनिंग समझ में आ गए हैं, क्योंकि ये वर्ड आपकी एनसीईआरटी में लिखे हो और एनसीईआरटी के ये शब्द जब आप पढ़ते तो समझ में नहीं आता। आई होप अब समझ में आ गए होंगे, भूल मत जाना इन सारे शब्दों को। चलिए जी, इनको मैं यहां से हटा रहा हूं, जिसको लिखना है जल्दी से लिखिए। अनुराग मीन्स खुशी, विषाद ऐसे दुख जो प्रकट नहीं कर पाते उसको हम क्या बोल देते हैं, विषाद बोल देते हैं। हाँ जी, चलें आगे, चलें। सर विषाद में कैसे? अब बता, मेरे को एक बात बताओ, किसी का एक्सीडेंट हो गया, वो लेटा हुआ है किस पर, बिस्तर पर, दुखी है ना, वो दिखाई नहीं दे रहा हमको, वो रो नहीं रहा, बस दुखी तो है ना, है ना। तो आप उसको खुश करने के लिए उसके पास पुष्प लेकर जाओगे, कोई बात नहीं, इट्स ओके, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, है। तो क्या वहां पर पुष्प का यूज नहीं लोगे? थोड़ा कॉमन सेंस लगाया करो यार, ये चीज बताने के लिए भी मतलब ये एग्जांपल देने पड़ेंगे क्या, है। चलो जी आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं बेटा। यहां पर तो कुल मिलाकर यहां पर पुष्प का एक महत्व समझ में आ गया। चले आगे, नेक्स्ट अगले बिंदु पर आते हैं। ये पहला बिंदु था बेटा यहां पर, बहुत सीधा सीधा। दूसरे बिंदु पर आते हैं। आप मुझे बताइएगा, यहां पर 5 कैटेगरी में हमने पादपों को बांटा था ना, इसमें पुष्प, ना इसमें पुष्प, ना इसमें पुष्प, ना इसमें पुष्प, पुष्प केवल इसमें है। अब अगर कोई बायोलॉजिस्ट, कोई जीव विज्ञानी इस पादपों को, इन पादपों का जब अध्ययन करेगा तो बड़ा आश्चर्यचकित नहीं होएगा कि यार इसमें तो पुष्प है नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये मात्र ऐसे पादप है जिनमें पुष्प है। यानी अभी तक 5 कैटेगरीज में से 4 कैटेगरी में पुष्प आया ही नहीं था। इस कैटेगरी में अगर पुष्प आया है तो जरा सोचिए, एक जीव विज्ञानी के लिए, एक बायोलॉजिस्ट के लिए पुष्पीय संरचना का अध्ययन करना, उसकी बाहर की आकार की देखना, उसकी मॉर्फोलॉजी देखना, अच्छा कितना अच्छा है, कितना रंगीन है, क्या कलरफुल है, क्या बात है, तो क्या वो उसकी आकार की देखेगा? हाँ सर, उसका अध्ययन करेगा, उसमें भ्रूण संबंधी जो चेंजेस आ रहे हैं, जिस तरीके से परिवर्तन आ रहे हैं, क्या वो उन सारी चीजों का अध्ययन करेगा और अध्ययन करके उसको लगेगा यार ये तो पादपों में चमत्कार हुआ है। अभी तक किसी भी प्लांट में ऐसा कोई चमत्कार नहीं हुआ जो पुष्पीय पादपों में चमत्कार हुआ है। ऐसी लुभावनी संरचना हमको मिली है जो एक लैंगिक प्रजनन का साधन है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको सुनने में अच्छा लग रहा होगा, हो सकता है ना भी लग रहा हो, क्वेश्चन यहां से बन सकता है। क्या एक जीव विज्ञानी के लिए लैंगिक प्रजनन का स्थान जो है पुष्प, किस आधार पर चमत्कारी है? तो याद रखना, आकारिकीय रूप से चमत्कारी है और भ्रूण संबंधी अध्ययन के आधार पर चमत्कारी है। ये छोटे छोटे शब्दों को याद रखना है, क्योंकि एनसीईआरटी की कौन सी लाइन से प्रश्न आ जाएगा, भूलना मत इस चीज को। एक एक लाइन, एक एक वर्ड, एक एक चीज का मीनिंग क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में। क्या ये चीज क्लियर हो गई है? यहां तक की बात समझ में आ गई है? ज्योति कुमारी बताओ। सर जनन और प्रजनन एक ही है? नहीं, जनन का मतलब निर्माण करना, प्रजनन का मतलब फिर से निर्माण करना। जनन को हम बोलेंगे प्रोडक्शन, प्रजनन को हम बोलेंगे रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन में री मीन्स पुनः, वापस। तो अब आप मुझे बताइए दोनों में डिफरेंस है कि नहीं है? आपने जनन करा दिया, ठीक है, अब उसके बाद क्या जनन कराने के बाद नई संतति का निर्माण हो गया? अब जरूरी है कि वो आगे चलकर निर्माण करेगी? नहीं, लेकिन आपने बोला मैंने प्रजनन कराया, यानी आपका निर्माण भी एक क्रियाविधि से हुआ और आप भी उसी क्रियाविधि को यूटिलाइज करके अगली संतति लेकर आ रहे हो। तो दोनों का मीनिंग डिफरेंट है, एक है प्रोडक्शन और एक है रिप्रोडक्शन, यानी फिर से प्रोडक्शन इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। चलिए जी, पुष्पों की खेती को हम क्या बोलते हैं? सर पुष्पों की खेती को हम फ्लोरिकल्चर बोलते हैं, जहां पर हम उनकी खेती करते हैं, उनके बीच में प्रजनन कराते हैं और पेड़ उगाते हैं और उन पेड़ों की हम मार्केटिंग कर देते हैं, मार्केट में बेच देते हैं। विपणन का मतलब होता है बेच देना। तो इस क्रियाविधि को हम क्या बोलते हैं? फ्लोरी कल्चर बोलते हैं। बाकी ये सिंपल सा बिंदु था, पुष्प जो है क्या वो एक लैंगिक संरचना है? हाँ सर, वो एक लैंगिक संरचना है। जल्दी से मुझे बताइएगा। ये अक्षय मैंने कमेंट्स को प्राइवेट करा हुआ है ताकि आपका फोकस सिर्फ पढ़ाई पर हो, बाकी उलूल जुलूल बातों पर ना हो, इसीलिए।
ये सार्थक सेम, बिल्कुल ठीक है। चल इसी के साथ पांचवा बिंदु और मैं लिख देता हूं और छठा बिंदु और लिख देता हूं। एक है वर्ड एंथोलॉजी और एक है वर्ड पोमोलॉजी। इसमें कई बार बच्चे कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। पुष्प का अध्ययन जो होता है उसको हम बोलते हैं एंथोलॉजी, और फल का अध्ययन जो होता है उसको हम बोलते हैं पोमोलॉजी। ठीक है बेटा, याद रखना, पोमोलॉजी मींस फ्रूट की स्टडी, एंथोलॉजी मींस फ्लावर की स्टडी। हाँ जी, क्लियर है सर? विपणन का मतलब बेचना, तानवी इसलिए बोला था, ध्यान से सुना करो। मार्केटिंग कर देना, मार्केट में बेच देना। क्लियर? सर मॉर्फोलॉजी क्या होती है? आकारिकी को हम बोलते हैं मॉर्फोलॉजी, एक्सटर्नल स्टडी, बाहरी अध्ययन। मैंने बाहर से अध्ययन किया, ओ हो कितना अच्छा पेड़ है, लंबा चौड़ा तगड़ा है, हरी हरी पत्तियां है, गुलाबी रंग का पुष्प है, ये कैसा है? बाहरी अध्ययन है कि आंतरिक? बाहरी, तो उसको हम क्या बोलेंगे? आकारिकी अध्ययन। सर फ्लोरिकल्चर क्या होता है? हमारा शेर होता है भोंदूलाल, सामने तेरे को नहीं लिखा हुआ फ्लोरिकल्चर क्या होता है? फ्लोरिकल्चर क्या होता है? क्या लिखा हुआ है फ्लोरिकल्चर? अभी क्या बताया तेरे को? कहां ध्यान है? खेतीबाड़ी करना पुष्पीय पादपों की, और खेतीबाड़ी करके और अन्य पुष्पीय पादप उत्पन्न करना और उनको फिर बेच देना। फिर कहते हैं आप हमारी बात सुनते क्यों नहीं? अरे अभी तुमको बताया, तुम ऐसे भोंदूलाल हो, अभी तुम्हारे सामने ये चीज बताई, फिर वापस फ्लोरिकल्चर क्या होता है? यस, चले आगे, यहां तक की बात, डंडन डंडन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, ध्यान से देखिएगा, कुछ चीजों को समझने की कोशिश करना। पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है, जल्दी से पॉइंट लिखेंगे अपने नोट्स में। पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फ्लावर जो है वो एक मॉडिफाइड शूट है। फ्लावर जो है वो एक मॉडिफाइड शूट है। अब इसका मीनिंग क्या है? सबसे पहले तो प्ररोह का मतलब क्या होता है? हाँ जी, प्ररोह का मीनिंग क्या होता है? शूट का मतलब क्या होता है? कोई बच्चा बताना चाहेगा? व्हाट इज प्ररोह? प्ररोह मीन तना, प्ररोह का मतलब तना होता है। और कोई? प्ररोह का मतलब मॉडिफिकेशन होता है। वेरी गुड, प्ररोह का मतलब होता है शूट, रूपांतरित का मतलब होता है मॉडिफिकेशन। यस, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया छवि, वेल डन, बहुत ही बढ़िया। भैया एक पुष्प जो एक पादप जो होता है उसका कुछ भाग जो जमीन के अंदर है और वो भाग जो जमीन के बाहर है। तो सिंपल भाषा में वैज्ञानिकों ने ये बोला कि एक पादप का वो भाग जो मृदा के बाहर है, जमीन के बाहर है, वो क्या कहलाता है? सर शूट कहलाता है। और जो मृदा के अंदर है वो क्या कहलाता है? मूल कहलाता है, रूट कहलाता है। तो रूट इनर पार्ट है, अंडरग्राउंड पार्ट है, ग्राउंड के अंदर है, और शूट ग्राउंड के बाहर वाला है। अब जरा सोचे, इस शूट के अंतर्गत कौन आएगा? जो बाहर है वहां पर कौन कौन सी चीजें हैं? जरा देखिएगा कौन कौन सी चीजें बाहर हैं। जरा देखिएगा, ये बाहर आ रहा है, जमीन के बाहर आ रहा है। ये जमीन है, इस जमीन से बाहर आ रहा है। कौन आ रहा है? सर तना आ रहा है। उस तने से क्या निकल रही है? सर पत्तियां निकल रही है। दिख रहा है? आप सभी को समझ में आया? तो प्ररोह के अंतर्गत कौन कौन आया? सर इस प्ररोह जो है, शूट जो है, इसका मीनिंग क्या था? इसका मीनिंग क्या था? मृदा से ऊपरी भाग, पादप का मृदा से बाहरी या बाहर वाला भाग क्या कहला रहा है? सर प्ररोह कहला रहा है, शूट कहला रहा है। ठीक है, वापस से जरा ध्यान से देखना, इस डायग्राम में आपको कोई संरचना दिखाई दे रही है तने के अंदर? ये और आपको ये भी दिखाई दे रहा होगा कि ये जिस संरचना को मैंने यहां पर व्हाइट किया है, ये संरचना से कहीं पत्तियां भी निकल रही हैं। इस संरचना से कहीं पत्तियां निकल रही हैं, इसी संरचना से कहीं लीफ उत्पन्न हो रही है, पत्तियां भी निकल रही हैं।
तो प्ररोह के अंतर्गत कौन आ गया सर? प्ररोह के अंतर्गत तना भी आ गया प्लस पर्ण भी आ गई है सर। पर्ण मीन्स पत्ती, लीफ, ये भी आ गई है। और जिस भाग से बाहर निकल रही है उस भाग को हम क्या बोलते हैं? इस पार्ट को हम बोलते हैं नोड, हिंदी में बोलते हैं गांठ, याद रखना। तो ये भी नोड है और ये भी नोड है सर। दो नोड के बीच में, दो नोड जो हैं इनके बीच में जो भाग जो है ये वाला, इस भाग को क्या कहा जाता है? तो इसको हम बोलते हैं दो नोड के बीच में मिल रहा है इसलिए इंटरनोड, हिंदी में बोलते हैं पोरिया। याद रखना, हिंदी में बोलते हैं पोरिया, इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनोड। नोड को बोलते हैं फूला हुआ भाग है, गांठ है। ठीक है जी, यहां तक की बात समझ में आ गई है? वापस से इस एनिमेशन को फिर से देखना और समझने की कोशिश करना जरा जल्दी से। ये देखिए, ये ग्रो कर रहा है, ये बाहर की तरफ, नोड से पत्ती निकली, फिर नोड से पत्ती निकली, फिर नोड से पत्तियां निकलेंगी। नोड से क्या निकल रही हैं सर? नोड से पत्तियां निकल रही हैं, इन गांठों से पत्तियां निकल रही हैं। यानी प्ररोह जो है उसके अंतर्गत तना भी आ रहा है और पर्ण भी आ रहा है। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा बहुत ही बढ़िया। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर आप तो पत्तियों की बात कर रहे हो, टॉपिक तो पुष्प था। मैंने कहा यही नोड से, इसी नोड से जहां पर पत्तियां निकल रही हैं, इस नोड में ऐसा क्या है जो पत्तियां यहां से निकल रही हैं? इस नोड में ऐसा क्या है कि यहां से पत्तियां निकल रही है? कोई बच्चा बता सकता है? इस नोड में ऐसा क्या है कि यहां से पत्तियां निकल रही है? तो इस नोड के अंदर आप ध्यान से अगर एनिमेशन को देखियो तो कुछ गोल 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 संरचनाएं थी। वापस से देखना, कुछ गोल 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 संरचनाएं थी। यहां पर देखना, यहां पर वापस से देखिएगा। ये देखिए, ये है कोशिकाएं। ये कौन है सर? कोशिकाएं हैं। यही कोशिकाएं जो नोड में थी आगे चलकर किसका निर्माण कर रही है? कुछ कलिकाओं का निर्माण कर रही है। वर्ड पर फोकस करना। इनके अंदर क्या पाई जा रही है? कुछ कोशिकाएं पाई जा रही है जिनका नाम होता है विभज्योतक कोशिका। विभज्योतक कोशिका। कौन सी कोशिका पाई जा रही है सर? विभज्योतक कोशिकाएं पाई जाती हैं। और ये जो विभज्योतक कोशिकाएं जो होती हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होती है, विभज्योतक कोशिकाएं जो होती हैं, ये कोशिकाएं अपरिपक्व कोशिका होती है और परिपक्व होकर क्या बनाती है सर? कलिकाओं का निर्माण करती है। किसका निर्माण कर रही है सर? कलिकाओं का निर्माण करती है। फिर ये कलिकाएं जो होती हैं ये आगे चलकर पर्ण में कन्वर्ट हो रही है। अब आप मुझे बताइएगा, वो कलिका जो पर्ण में कन्वर्ट हो रही है, क्या मैं उसको पर्ण कलिका बोल सकता हूं? सर समझ नहीं आ रहा। अरे समझने की कोशिश तो कर। यहां पर कोशिकाएं थी, क्या है? कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं हैं। वो कोशिकाएं आगे चलकर क्या बना रही है? कलिकाएं, बड बना रही है। वो कलिकाएं आगे चलकर अंकुरित होकर क्या बना रही है? पर्ण बना रही है। तो ऐसी कलिकाओं को क्या मैं पर्ण कलिका बोल सकता हूं? ऐसी कलिका पर्ण कलिका कहलाएंगी जो आगे चलकर किसका निर्माण कर रही है सर? पर्ण का निर्माण कर रही है। हाँ सर, बिल्कुल बोलेंगे। सिमिलरली कुछ ऐसी कलिकाएं भी होती हैं जिनको हम पुष्प कलिका भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? पुष्प कलिका बोलेंगे या पुष्प आद्यक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुष्प कलिका या पुष्प आद्यक बोलते हैं, जो आगे चलकर किसका निर्माण करेंगे सर? पुष्प का निर्माण करेंगी। जैसे यहां पर पत्तियों का निर्माण हुआ वैसे ही यहां पर जरा ध्यान से देखिएगा, जैसे यहां पर पत्तियों का निर्माण हुआ वैसे ही यहां पर जरा ध्यान से देखिएगा किसका निर्माण हो रहा है? पुष्प का निर्माण होगा। तो जिस तरीके से पत्तियों का निर्माण हुआ कलिका से, ऐसे ही पुष्प का निर्माण होएगा। किससे? कलिका से। वो कलिका कहां से निकल रही है सर? तने के नोड से निकल रही थी। और तना किसका भाग है सर? बाहरी भाग है, यानी प्ररोह का भाग है। तो पुष्प किसके मॉडिफिकेशन से बना? ये पुष्प किसके मॉडिफिकेशन से बना? किसके मॉडिफिकेशन से बना सर? ये प्ररोह के मॉडिफिकेशन से बना है। यानी ये किसका रूपांतरित भाग होता है सर? ये एक प्ररोह का रूपांतरित भाग होता है। उस प्ररोह जिसके अंतर्गत कौन आ रहा है? तना आ रहा है। डन। तो आपने क्वेश्चन जो नीट में पूछा जाएगा सिंपल,
कंसेप्ट समझना था कि भैया पुष्प जो है वो एक रूपांतरित प्ररोह है, मॉडिफिकेशन हुआ है किसका, प्ररोह का। नॉर्मली प्ररोह जो था वो क्या बना रहा था सर, वो तना बना रहा था, पर्ण बना रहा था। मैंने कहा ठीक है, लेकिन तना पर्ण के साथ साथ एक और चीज बना दी, मॉडिफिकेशन हो गया, प्ररोह मॉडिफाइड होकर क्या बना दिया सर, पुष्प बना दिया। यानी पुष्प किसके रूपांतरण से बना है सर, प्ररोह के रूपांतरण से बना है। सिंपल सी बात है। हाँ जी, कक्षीय कलिका। डन, चले आगे। तो आपने अपने नोट्स में सिर्फ इतना सा लिखना था कि पुष्प जो है वो एक रूपांतरित प्ररोह है। याद रखना बेटा, पुष्प जो है वो क्या है, एक रूपांतरित प्ररोह है। पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है, सिर्फ इतना लिखना है। मॉडिफाइड शूट है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर कुछ टॉपिक हैं जो हम आउट ऑफ एनसीईआरटी यहां पर देखने वाले हैं, और वो कौन से टॉपिक हैं जरा उसको जरा देखते हैं। यहां पर देखिए, आप में से कई ऐसे बच्चे होंगे जिनका परिवार खेती बाड़ी से बिलोंग करता होगा, उनको बहुत अच्छे तरीके से इनके एग्जाम्पल समझ में आ जाएंगे। जरा जल्दी से मुझे बताइएगा, क्या सभी पादप जो होते हैं 10-12 साल तक जिंदा रहते हैं, या कुछ ऐसे पादप भी होते हैं, पुष्पीय पादप, जिनकी आयु जो होती है वर्ष की होती है, 1 वर्ष की होती है, 1 वर्ष से कम की भी होती है। जैसे आप मेरे पीछे जो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, ये कौन है, सरसों का पादप है। क्या ये इसकी आयु जो होती है, इसका जीवन काल जो होता है 1 वर्ष से ज्यादा का होता है? 1 वर्ष से ज्यादा का होता है? नहीं, इनका जीवन काल जो होता है वो क्या होता है, 1 वर्ष से कम का होता है। इसलिए ऐसे पादपों को हम क्या बोलते हैं, वार्षिक पादप बोलते हैं। ऐसे पादपों को हम क्या नाम देते हैं, वार्षिक पादप। इंग्लिश में बोलते हैं एनुअल प्लांट। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, ये जो वर्ड जो है वार्षिक पादप, एनुअल प्लांट, ये किस बेसिस पर दिया गया? पुष्प उत्पन्न करने के बेसिस पर दिया गया या जीवन काल के आधार पर दिया गया? प्लीज बातें मत करना, आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। वार्षिक पादप, एनुअल प्लांट का मतलब क्या होएगा, जिसका जीवन काल जो होएगा, जिसका जीवन काल जो होएगा वो कैसा होएगा, 1 वर्ष या उससे कम, या तो 1 वर्ष या उससे कम का जीवन काल होएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, वार्षिक पादप। तो ये जो वार्षिक शब्द जो है ये किस आधार पर दिया, पुष्पन के आधार पर दिया या जीवन काल के आधार पर दिया? सर पुष्पन नहीं, जीवन काल के आधार पर दिया है। वर्ड पर फोकस कर मेरे भाई, पुष्पन के आधार पर नहीं दिया। किस आधार पर दिया है, जीवन काल। इनकी लाइफ जो होती है या तो सिंगल 1 ईयर की होती है, उस 1 ईयर में भी 6, 7, 8 या 4-5 महीने की होती है। ठीक है जी। अब बात करते हैं, सर ये जो प्लांट जो एनुअल हैं, जिनकी आयु जो होगी 1 वर्ष या उससे कम की होती है, लाइफ साइकिल जो इनकी 1 साल या उससे कम की होती है, ये अपनी लाइफ में कितनी बार पुष्पन करते हैं? सोचो, एक प्लांट है जिसका जीवन काल जो है 8 महीने का है, वो अपने जीवन काल में कितनी बार पुष्पन करेगा? 1 बार, 2 बार, कई बार? कितनी बार करेगा? कई बार कर सकता है? कई बार कर सकता है क्या, या सिर्फ 1 बार करता है? सिर्फ 1 बार करता है। और अगर 1 बार करता है तो उसको मैं एक फलनी बोलूंगा या बहुफलनी बोलूंगा? सोचो, एक फलनी के बहुफलनी। सर पुष्प आगे जाकर फल बनाता बेटा, समझना। पुष्प आगे चलकर किस में कन्वर्ट होएगा, फल में कन्वर्ट होएगा। तो 1 बार पुष्पन होएगा यानी 1 बार फल लगेगा। तो ऐसे पादप जो होते हैं, क्या वो एक फलनी होते हैं कि बहुफलनी होते हैं? सर एक फलनी होते हैं, मोनोकार्पिक होते हैं, बहुफलनी यानी पॉलीकार्पिक नहीं होते हैं। सर एग्जाम्पल, सीधी सी बात है, एक फलनी का मतलब पूरे जीवन काल में केवल 1 बार ही पुष्पन होता, और वही पुष्प आगे चलकर क्या बनाता है, फल का निर्माण करता है। एग्जाम्पल, मेरे पीछे आपने सरसों तो देखा ही था, उसके अलावा गेहूं, धान, मक्का, सरसों, मूंगफली, ये सारे जो हैं वो क्या होते हैं, एक फलनी होते हैं। और कैसे होते हैं, वार्षिक होते हैं। क्या यहां तक समझ में आया? हाँ जी, अंकित राजपूत एक बार लॉग आउट करके लॉग इन करना। क्लियर है? बहुफलनी नहीं होते हैं। वार्षिक पादप का मीनिंग क्या बहुफलनी का मीनिंग क्या होता है, जो अपने जीवन काल में कई बार पुष्पन करेंगे और वो पुष्प फल में कन्वर्ट होंगे। तो ऐसे
वार्षिक पादप जो होते हैं वो बहुफलनी नहीं होते हैं, केवल कैसे होते हैं, एक फलनी होते हैं। क्या इतनी सी बात क्लियर है? चलें आगे, बढ़े आगे। एग्जाम्पल लिख दिए, हमारी एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन एक चीज आपको बतानी है, क्वेश्चन आ सकता है। क्या आ सकता है अभी बताऊंगा। क्या आपको वार्षिक पादप समझ में आ गया? क्या आपको वार्षिक पादप समझ में आ गया? यहां तक की बात, अभी डाउट सेक्शन ओपन करेंगे, जल्दी से मुझे बताइए, यहां तक की बात क्लियर है? याद रहेंगे वार्षिक पादप किस बेसिस पर यह नाम पड़ा? जीवन काल के आधार पर। एक फलनी बहुफलनी किस आधार पर पड़ा था? फलन यानी पुष्पन और फलन के आधार पर। तो वार्षिक पादप बहुफलनी नहीं होते हैं। कैसे होते हैं? एक फलनी होते हैं। अब बात करते हैं यहां पर द्विवार्षिक पादप की। बाइनियल प्लांट्स बोला जाता है इनको इंग्लिश में। उनको क्या बोला था? एनुअल। इनको क्या बोला जाता है? बाइनियल बोला जाता है। अब मेरे पीछे आप डायग्राम से समझ सकते हैं ये कौन है, पता लग रहा है ना? डॉकस कैरोटा कौन है भैया? ये हमारी गाजर है ना? तो गाजर कैसी होती है? द्विवार्षिक होती है। अब द्विवार्षिक का मतलब क्या था सर? बाइनियल का मतलब क्या होता है? जिनका जीवन काल कितने वर्ष का होएगा सर? 2 वर्ष का जीवन काल होएगा। जिनका जीवन काल जो होएगा या जिनका जीवन चक्र जो होएगा वो 2 वर्ष का होएगा। ठीक है। अब ये जो 2 वर्ष का जो जीवन चक्र होता है उसमें पहले वर्ष में इनका तना, इनकी शाखाएं, इनकी पत्तियां ये लगती हैं। याद रखना, ये इतना डिटेल में नहीं जाना है। द्विवार्षिक पादप जो होता है उसका जो पहला वर्ष जो होता है उसमें तना ग्रो करता है, उसकी शाखाएं ग्रो करती हैं, उन पे पत्तियां लगती है। नेक्स्ट अगले साल, फर्स्ट ईयर में तो ये हो गया। सेकेंड ईयर में क्या होता है? सेकेंड ईयर में क्या होता है? पुष्पों का निर्माण होता है। तो इनके जीवन काल होता तो 2 वर्ष का है। अब आप मुझे बताइए, जो मैंने अभी अभी बोला, अगर आपने ध्यान से सुना, बताइए क्या ये द्विवार्षिक पादप एक बार पुष्पन करेंगे या कई बार पुष्पन करेंगे? सोचो, आराम से सोचना। अभी अभी मैंने फिर से कुछ बोला था, अगर आपने ध्यान से सुना हो, इनका जीवन चक्र 2 वर्ष का है, जिसमें पहले वर्ष में केवल तना ग्रोथ करता है, शाखाएं ग्रोथ करती हैं, पत्तियां लगती हैं पहले वर्ष में। दूसरे वर्ष में जाकर क्या किसका निर्माण होता है? पुष्पों का निर्माण होता है। बताइए इनके जीवन चक्र में जो 2 वर्ष का है, इनमें पुष्पों का निर्माण कितनी बार होएगा? 1 बार होएगा कि 2 बार होएगा? सर 1 बार होएगा। यानी ये भी कैसे होते हैं? एक फलनी होते हैं, बहुफलनी नहीं होते हैं। याद रखना, ठीक है जी। ये भी कैसे होते हैं? एक फलनी होते हैं, बहुफलनी नहीं होते हैं। उदाहरण में आप गाजर, मूली, चुकंदर ये एग्जांपल लिख सकते हैं। तो ये जो है ये द्विवार्षिक होते हैं, बाइनियल होते हैं। क्लियर है? यहां तक की बात समझ में आ गया? अब आप मुझे बता दीजिएगा ये जो प्लांट जो है ये कौन है? और यहां पर 12 मासी पादप लिखा हुआ है, इसको हम पेरिनियल बोलते हैं इंग्लिश में। ये कौन है मेरे पीछे जो है? ये कौन है? अरे आपने आसपास देखा हो सर, मैंगो है। कौन से एंगल से तेरे को मैंगो दिख रहा है रे? ज्यादा मैंगो तो नहीं खा लिया आजकल? मैंगो दिख रहा है तुमको? मैंगो ये निम्बूड़ी है, हमारे यहाँ पर राजस्थान में इनको निम्बूड़ी बोल दिया जाता है। ये कौन है? ये नीम का पादप है। नींबू नहीं है, ये नीम का पादप है। किसका है? नीम का पादप है। ठीक है जी, नींबू का नहीं है, नीम का पादप है। हाँ डन। अब 12 मासी का मतलब क्या होएगा? जिनका जीवन चक्र 1 साल का है, 2 साल का है, या बहुत सारे वर्षों का है। नाम से पता लग रहा है 12 मासी जिनका जीवन काल जो होता है, या जिनका हम बोलेंगे जीवन चक्र जो होता है, वो कई वर्षों का होता है। जिनका जीवन चक्र कई वर्षों का, तो उसको हम क्या बोलते हैं? 12 मासी बोलते हैं। ठीक है। अब आप मुझे बता दीजिएगा बाबू, जल्दी से मुझे बता दीजिएगा, फटाफट मुझे बता दीजिएगा। आपके घर पे आसपास आपने देखा होगा कि एक बार गुठली या एक बार आपने बीज बो दिया और कई वर्षों तक वो पादप बना रहा, धीरे धीरे ग्रोथ करी। पहले साल होगा, दूसरे साल और होगा, तीसरे साल थोड़ा सा बड़ा हुआ, फिर शाखाएं निकली, चौथे साल फिर और गहरा होता गया, पत्तियां होती गई, फिर आए छठे 7वें साल में क्या आया? एक बार पुष्पन हुआ। फिर पुष्पन होने के बाद फल निकले, फिर वो फल गिर गए, फिर 7-8 साल बाद फिर से वापस हुआ। ऐसा देखा है आपने? या 2-3 वर्ष बाद फिर से हुआ। यानी ये जो होंगे ये अपने जीवन काल में या अपने जीवन चक्र में कई बार पुष्पन कर सकते हैं ना? हाँ सर।
तो ज्यादातर जो 12 मासी होंगे वो ज्यादातर कैसे होंगे? सर ज्यादातर ये कैसे होंगे? ज्यादातर ये बहुफलनी होंगे। ज्यादातर ये कैसे होंगे? बहुफलनी होंगे। ज्यादातर ये कैसे होंगे? बहुफलनी होंगे। जैसे आम, सेब, गुलाब, नारियल, ये सारे के सारे कैसे होते हैं? एक बालक कह रहा था सर मैंगो, ये रहा मैंगो। मैंगो किसके अंतर्गत आता है? 12 मासी पेरिनियल के अंतर्गत, पॉलीकार्पिक बहुफलनी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है जी। अब आप मुझे बताइएगा 12 मासी जिनका जीवन चक्र कई वर्षों का है ना, 50 साल का है। मान लो एक पेड़ है जिसका जीवन चक्र जो है 50 साल का है, ओके, लेकिन वो अपने जीवन में केवल एक बार पुष्पन कर रहा है। क्या कोई ऐसा प्लांट आप जानते हैं? हाँ जी, हाँ जी, कोई ऐसा प्लांट आप जानते हैं जो 50 से 100 वर्ष में केवल एक बार पुष्पन करता है? क्या आप जानते हैं कोई ऐसा प्लांट है 2006 में, फिर 2018 में, 12 वर्ष के अंतराल में, 12 वर्ष के अंतराल में एक बार पुष्पन करता है? 2006 में किया था, फिर 2018 में करेगा। जानते? ये क्वेश्चन पूछा जाता था। याद रखना है 12 मासी मोनोकार्पिक सारे नहीं होते हैं। 12 मासी पेरिनियल जो होते हैं वो ज्यादातर कैसे होते हैं? बहुफलनी होते हैं। एक फलनी अपवाद स्वरूप आपने याद रखने हैं ये 2 एग्जाम्पल। अब ये आप देखकर बता ही सकते हैं ये कौन है? सर बांस है। क्वेश्चन पूछे गए हैं नीट में, सिर्फ ये बताने के लिए मेरे को ये सारी चीजें बतानी पड़ रही थी। हालांकि ये सारी चीजें आउट ऑफ एनसीईआरटी हैं। एनसीईआरटी में ये बांस नहीं लिखा हुआ है, ये नील करौंजी भी नहीं लिखा हुआ है, लेकिन पुरानी एनसीईआरटी में लिखा होता था। और हम नहीं जानते हैं कि बाबू एनटीए वाले क्या दे सकते हैं, कोई भरोसा नहीं है ना। तो जो चीज इंपॉर्टेंट है, जो लायक है, बताने लायक है, वो जरूर बताई जाएगी। तो बेटा ये है बांस और ये है नील करौंजी, और ये जो होता है ये 50 से 100 वर्षों के भीतर एक बार क्या करता है? पुष्पन करता है। और ये हर 12 वर्षों में क्या करता है? पुष्पन करता है। इंडिया के जो साउथ वाले जो राज्य जो है, जैसे केरला, कर्नाटका, है ना, यहां पर 2006 में क्या हुआ था? पुष्पन हुआ था। सड़कें जो थी इसके पुष्पों से क्या हो गई थी? ढक गई थी। बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं इनके पुष्प जो होते हैं नील करौंजी के। सर बनाना क्या होता है जो आप यहां पर बना रहे हो बेटा? केला होता है बेटा। सर गाजर 6 महीने में तैयार हो जाती है। हाँ बेटा, अलग अलग वेराइटीज की गाजर आती है ना, एक ही थोड़ी ना होती है। यस, तो सर क्या लिखना क्या है? हे भगवान, अब तेरे को लिखना भी सिखाऊं कि क्या लिखना है मेरे भाई? लिखना सिखाना पड़ेगा कि आपको क्या लिखना है। लिखना सिखाना पड़ेगा कि क्या लिखना है। बेटा आपने यहां पर हेडिंग डाल दी थी, ले भाई ले बता रहा हूं, देख कैसे लिख। आपने सबसे पहले यहां तक लिख दिया था। सर हमने यहां तक लिख दिया था पुष्प रूपांतरित प्रयोग लिख दिया था। नेक्स्ट चौथा बिंदु लिख यहां पर वार्षिक पादप। वार्षिक पादप के आगे मीनिंग लिख, जिनका जीवन चक्र, जिनका जीवन चक्र 1 वर्ष या उससे कम का होता है। हे भगवान, उनको हम क्या बोलते हैं? वार्षिक। फिर इसको 2 भागों में बांट, या 2 भाग नहीं, सीधा एक फलनी। एक फलनी का मीनिंग लिख देना, जिसके जीवन काल में या जो एक बार पुष्पन फलन करता है, विद एग्जाम्पल। ठीक है, बहुफलनी ये नहीं होते हैं, लिख देना साइड में, बहुफलनी नहीं होते हैं, ये केवल एक फलनी होते हैं। ये हो गया हमारा वार्षिक। ऐसे ही द्विवार्षिक, ऐसे ही बहुवार्षिक, ऐसे ही 12 मासी। सेम टू सेम यहां पर भी ये एक फलनी होते हैं, ये एक फलनी होते हैं, बहुफलनी नहीं होते हैं, बहुफलनी नहीं होते हैं। एक फलनी के एग्जाम्पल लिखने हैं, गाजर लिख देना, मूली लिख देना, चुकंदर लिख देना। एक फलनी का मैंने आपको बता ही दिया है। यहां पर 12 मासी ये दोनों होते हैं, ये आपने सीधा सीधा लिख देना है। लेकिन ज्यादातर कौन से होते हैं ये भी आपने बताना है, और विद एग्जाम्पल आपने सारी चीजें लिखनी है। ठीक है मेरे भाई,
ओके, लिख देगा या ये भी लिखूं? सर जो बाइनियल जो होते हैं यानी द्विवार्षिक जो होते हैं उनका जीवन चक्र तो 2 वर्षों का है। देखो द्विवार्षिक नाम में क्या आ रहा है, वार्षिक यानी वर्ष, किस चीज को बता रहा है, इनका जीवन चक्र 2 साल का है। लेकिन इनमें फूल जो है केवल एक बार आते हैं। अब वो हो सकता है 6 महीने के बाद आ जाए, 7 महीने के बाद आ जाए, हो सकता है 8 महीने के बाद आ जाए, हो सकता है 12 महीने के बाद आ जाए, हो सकता है 11 महीने के बाद आ जाए। जीवन काल तो 2 वर्ष का है या 2 से कम भी हो सकता है, यानी मिनिमम 1 तो है, उससे ज्यादा है, यानी 12 महीने से ज्यादा, 24 महीने से कम, डन। लेकिन इस ड्यूरेशन में आपका फूल जो आएंगे वो केवल एक बार आएंगे। चलिए जी आगे बढ़ते बेटा। यहां तक की बात थी जो बताना जरूरी थी, क्योंकि यहां पर ये जो 2 एग्जाम्पल जो थे, जिसमें से एक एग्जाम्पल है कौन सा, बांस का, और एक है स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना, जिसको हम क्या बोलते हैं, नील करौंजी बोलते हैं। इससे क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं। ये 12 वर्ष में क्या करता है, पुष्पन होता है। इसमें 12 वर्ष में पुष्पन होता है और बांस में 50 से 100 वर्षों में क्या होता है, पुष्पन होता है। और पुष्पन केवल कितनी बार होता है सर, केवल एक बार होता है। इसमें भी केवल एक बार होता है, इसमें भी केवल एक बार पुष्पन होता है। याद रखना। ये है कैसे सर, ये है तो 12 मासी, ये दोनों हैं तो कैसे 12 मासी, यानी इनका जीवन चक्र कई वर्षों का है, लेकिन पुष्पन केवल एक बार होता है। ठीक है जी, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। सर विभजोतक ऊतक कहां पर होता है बेटा, शीर्ष पर भी होता है, पार्श्व भी होता है, अंतर्वेशी भी होता है। वो हम पुष्पीय पादपों की आकार की चैप्टर में पढ़ेंगे कि पुष्पीय पादपों की, या हम पादपों के अंदर बात करेंगे कि विभजोतक ऊतक जो होता है वो कहां पर होता है। ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन हम बात करेंगे। मेनली 3 लोकेशन पर होता है, शीर्षस्थ होता है, पार्श्व होता है और अंतर्वेशी भी होता है, और भी कई सारे होते हैं, सेकेंडरी भी होते हैं और प्राथमिक भी होते हैं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अभी हमारा टाइम नहीं हुआ है, अभी रह रहे हैं 20-25 मिनट रह रहे हैं। हम पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन की बात कर रहे थे। तो लैंगिक प्रजनन क्या था भैया, ये ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, जिसमें क्या होएगा, युग्मकों का निर्माण होएगा, युग्मकों का संलयन होएगा। जहां पर अलैंगिक प्रजनन में कोई युग्मक नहीं बन रहा था, यहां पर युग्मक बनेंगे। तो कौन सा तेजी से होएगा और कौन सा धीमी गति से होएगा, जरा जल्दी से मुझे बता दो, फटाफट मुझे बता दो, कौन सा तेज गति से होएगा और कौन सा धीमी गति से होएगा। जहां पर सोचो लैंगिक प्रजनन में युग्मक भी बनाने, उनका संलयन भी करना, यानी ये जटिल है, और जटिल है तो ज्यादा टाइम लगाएगी, तो ये धीमी है, और अलैंगिक प्रजनन तेजी से होएगा। तो ये अलैंगिक प्रजनन की तुलना में कैसी होती है, जटिल होती है और धीमी प्रक्रिया होती है। जबकि अलैंगिक जनन जो होता है वो सरल होता है, तेजी से होता है, जल्दी हो जाता है। ठीक है जी। लैंगिक प्रजनन की घटनाएं जो होती है उनको हम 3 चरणों में बांटते हैं बेटा। एक होता है क्या लैंगिक जनन में तुम युग्मकों का निर्माण करोगे, हाँ सर। फिर युग्मकों का निषेचन करोगे, हाँ सर। निषेचन के बाद संरचनाएं बनेंगी, हाँ सर। तो कुल मिलाकर 3 चीजें होती हैं। क्या क्या होती है, एक होती है निषेचन से पहले की घटना, एक होती है निषेचन, और एक होती है निषेचन के बाद की घटना। अब आप मुझे बताइए, निषेचन से पहले वाली घटना में क्या होएगा, युग्मक जनन होएगा, जल्दी से मुझे बताइएगा। निषेचन से पहले वाली घटना में युग्मक जनन होएगा, हाँ जी, हाँ जी। हिमांशु दुबे जी, सिर्फ यहां पर कमियां निकालते रहोगे या आगे भी बढ़ेगा बेटा, है? निषेचन से पहले वाली घटनाओं में क्या युग्मक का निर्माण होएगा, यानी युग्मक निर्माण प्रक्रिया निषेचन से पहले होएगी। हाँ जी, सीजनल एक पर्टिकुलर सीजन में होंगे, एक निश्चित समय में होंगे। हाँ जी, निषेचन से पहले की प्रक्रिया में युग्मक निर्माण होएगा। युग्मक निर्माण के साथ युग्मकों का स्थानांतरण भी तो होएगा। सोचो, युग्मक का स्थानांतरण भी होएगा। सर स्थानांतरण क्यों होएगा, क्योंकि बेटा इन पुष्पीय पादपों में नर
और मादा युग्मक अचल होते हैं, मूवेबल नहीं होते हैं, अपने आप मूव नहीं करते, तो उनको ले जाना पड़ेगा ना, नर युग्मकों को ले जाना पड़ेगा मादा युग्मक के पास, तो युग्मकों का क्या होएगा सर, स्थानांतरण होएगा। तो निषेचन से पहले वाली जो घटनाएं जो होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, निषेचन पूर्व घटना। और उस निषेचन पूर्व घटनाओं में दो चीजें होती है, पहले होता है युग्मक का निर्माण, फिर होता है युग्मक का स्थानांतरण। क्या यहां तक की बात समझ में आ गई है? यहां तक की बात क्लियर है? अब जब युग्मक पहुंच जाएंगे तो क्या होएगा सर, निषेचन होएगा। निषेचन होने के बाद क्या होएगा सर, निषेचन होने के बाद क्या बनेगा सर, जायगोट बनेगा। क्या होएगा, निषेचन हो गया, नर और मादा युग्मक जुड़ गए, क्या बनेगा, युग्मनज, इसको हम क्या बोलते हैं, जायगोट। जायगोट आगे चलकर क्या बनाता है, युग्मनज आगे चलकर क्या बनाता है, भ्रूण बनाता है कि नहीं बनाता? हाँ सर, भ्रूण निर्माण होएगा। किसका निर्माण होएगा सर, भ्रूण का निर्माण होएगा। हाँ सर, भ्रूण का निर्माण होएगा। अब अगर हम प्लांट्स की बात करेंगे, पुष्पीय पादपों की बात करेंगे, तो वहां पर हम भ्रूण का निर्माण देखेंगे, वहां पर हम भ्रूण पोष का निर्माण देखेंगे। सर ये भ्रूण पोष क्या होता है, मैंने कहा आएगा आएगा आएगा, भ्रूण पोष का निर्माण देखेंगे और साथ ही साथ बीज का निर्माण देखेंगे और फलों की बात करेंगे। यानी भ्रूण निर्माण प्रक्रिया पढ़ेंगे, भ्रूण पोष पढ़ेंगे, ठीक है रेशम, आ गया मजा बेटा? यही करना था। भ्रूण निर्माण करेंगे, भ्रूण पोष का अध्ययन करेंगे, क्या है भ्रूण पोष समझेंगे, इसको बीज फल इनकी बातें करेंगे। यानी यहां पर लैंगिक प्रजनन में, पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन में क्या होने वाला है सर, युग्मकों का निर्माण होने वाला है, संलयन होने वाला है। और लैंगिक प्रजनन से, लैंगिक प्रजनन जो होता है वो जटिल होता है और धीमी गति से होता है, और लैंगिक प्रजनन तेजी से होता है क्योंकि वो सरल होता है। लैंगिक प्रजनन में जो घटनाएं होने वाली है उनको हमने 3 चरणों में बांट दिया है ना। निषेचन यानी युग्मकों का संलयन, उससे पहले क्या करोगे, पहले युग्मक बनाओगे, फिर युग्मकों को भेजोगे, फिर निषेचन करोगे, निषेचन के बाद संलयन हो जाएगा, संलयन के बाद क्या बनेगा सर, भ्रूण बनेगा, उसकी स्टडी करोगे, भ्रूण पोष बनेगा, उसकी स्टडी करोगे, बीज बनेगा, उसकी स्टडी करोगे, फल बनेगा, उसकी स्टडी करोगे। तो ये सारी की सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, ठीक है। तो सबसे पहले युग्मकों का निर्माण करेंगे, कौन से, नर युग्मक का निर्माण करेंगे, मादा युग्मक का निर्माण करेंगे, नर युग्मक का निर्माण करेंगे यानी नर लैंगिक अंग पढ़ेंगे, मादा युग्मक का निर्माण करेंगे यानी मादा लैंगिक अंग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम यहां पर स्टार्ट करेंगे नर लैंगिक अंग यानी नर प्रजनन अंग, जिसको हमने बोला था एंड्रोशियम, उसकी स्टडी करेंगे। आइएगा, नर प्रजनन अंग कौन था, एंड्रोशियम था, पुमंग था, जरा जल्दी से मुझे बताएंगे पुमंग। सर 1-2 क्वेश्चन करा रहा हूं, मेरे को पता है मेरे भाई। हाँ जी, नर प्रजनन अंग एंड्रोशियम जो है, ये नर प्रजनन अंग जो एंड्रोशियम था किससे बना हुआ था, पुमंग किससे बना हुआ था? पुमंग जो है परागकोश और तंतु से बना हुआ था या पुंकेसर से बना हुआ था पल्लवी? किससे बना हुआ है, पुंकेसर से। और पुंकेसर किससे बना हुआ था सर, पुंकेसर जो था, कहां है यहां पर पुंकेसर, कहां है पुंकेसर, येरिया पुंकेसर, बाकी सारी चीजें हटा दो, येरिया पुंकेसर, सारी चीजें हटा दी, हम केवल किसकी बात करेंगे सर, पुंकेसर। पुंकेसर किससे बना हुआ था सर, परागकोश और तंतु से बना हुआ था। ये तो पुष्पासन था, थैलेमस बोला था, ये कौन है सर, तंतु है, ये कौन था सर, परागकोश था। अब आप मुझे बताइएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस तंतु का अंतिम सिरा किससे जुड़ा हुआ है? सोचो, ये तंतु कहां से बनना स्टार्ट हुआ होगा, यहां से कि यहां से? तो बेटा ये जो इस तरीके से ये पुष्पासन है ना, इसी पुष्पासन से पहले बना तंतु, फिर बना परागकोश। तो अब आप मुझे बताइए, तंतु का ओरिजिन यहां से हुआ और एंड वाला जो परागकोश से जुड़ा हुआ है, क्या ये अंतिम सिरा होएगा? हाँ सर, ये अंतिम सिरा होएगा।
डन, इतनी सी बात समझ में आ गई। और प्रारंभिक कौन सा होएगा सर, ये वाला होएगा, यानी ये समीप होएगा और ये अंतिम होएगा, ये पास में है और ये दूर में है। इतनी सी बात थी। तो ये वाला सिरा और ये वाला सिरा, दो सिरे हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा ये समीपस्थ सिरा है और ये दूरस्थ या अंतिम सिरा है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, याद रखना एनसीईआरटी में ये चीज लिखी हुई है। क्वेश्चन पूछा जाएगा तंतु का समीपस्थ सिरा किससे जुड़ा है, तो इस तंतु का फिलामेंट का समीपस्थ सिरा पुष्पासन से जुड़ा हुआ है। इस तंतु का अंतिम सिरा दूरस्थ सिरा किससे जुड़ा हुआ है, परागकोश से जुड़ा हुआ है। क्या यहां तक की बात? क्या ये चीज क्लियर है? डन, फिर से बोलूं, एक ही बार में समझ गया कि नहीं सर हमारा माथा नहीं है कि हम एक बार में समझ जाएं, हमको 10-12 बार बताया करो तब जाकर हमें समझ में आता है। कोई ऐसा तो नहीं है कि इतनी सी सिंपल सोबर सी बात समझने में किसी को कोई दिक्कत आ गई हो। समझ गए? पक्का? समझ गए ना? चले आगे, पक्का? चलो, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समझने के लिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मेन है क्या पढ़ना सर? मेन है यहां पर ये परागकोश पढ़ना। मेन हमें किसकी बात करनी है सर? इस परागकोश की बात करनी है। अब जरा देखिएगा, ये परागकोश, ये परागकोश ये इस तरीके से है। जल्दी से मुझे बताइए, ये परागकोश में कितने लोब हैं, कितने फूले हुए भाग हैं? सर एक फूला हुआ भाग ये है, एक फूला हुआ भाग ये है ना? दो फूले हुए भाग हैं। हाँ सर, एक फूले हुए भाग को हमने बोला पाली, इसको भी हमने बोल दिया पाली, इंग्लिश में बोल दिया लोब, इसको इंग्लिश में बोल दिया लोब। तो क्या आप मुझे बताइए परागकोश में कितने लोब? सर द्विपाली। कितने लोब हैं सर? दो पालियां पाई जा रही हैं, दो पालियां पाई जा रही हैं। कितनी सी बात क्लियर है? ठीक है सर, ये इस तरीके से दो पालियां पाई जा रही हैं। ये तंतु था, दो पालियां पाई जा रही है। मैंने कहा ठीक है। अब एक पाली जो है उसमें दो कॉर्नर हैं। क्या? एक पाली जो है उसमें दो किनारे हैं, दो कमरे हैं, दो किनारे हैं, दो प्रवारक है, दो थीका है। सर ये शब्द क्या है? मैंने कहा भाई मेरे, इसको मैंने खोलकर दिखाता हूं तेरे को। ये देख, ये यहां पर देख, ये देख, यहां पर तेरे को दिखाई दे रहा है, ये है क्या? हमारा एंथर। इसमें एक पाली ये है, एक पाली ये है। ठीक है, दिखाई दे रही है? दिखाई दे रही है? हाँ सर दिखाई दे रही है। अब मुझे बताइएगा सर हमको चार दिखा रही, चार नहीं है, यही तो गड़बड़ी है। कितनी है? दो पालियां हैं। एक पाली ये है, एक पाली ये है, इस पाली के अंदर एक किनारा ये है, एक किनारा ये है, यानी एक पाली में कितने किनारे? जल्दी से मुझे बताइएगा, जल्दी से मुझे बताइएगा। दो पाली है, एक पाली में कितने कॉर्नर हैं? सर एक पाली में दो कमरे हैं, दो किनारे हैं। इस बेसिस पर एक पाली को मैं द्विकोष्ठी बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा? कमरे को, किनारे को हमने कोष्ठ बोल दिया। क्या बोल दिया? कोष्ठ बोल दिया। इंग्लिश में थीका कहा जाता है। एक और वर्ड है प्रवारक, ये अभी रहने दीजिएगा, अभी सिर्फ इतना सा। कितने कोष्ठ हैं, कितने कमरे हैं? एक पाली में सर दो कमरे हैं, दो थीका है, यानी एक पाली कैसी है? द्विकोष्ठी है, डाइथीकस है। तो बताइए पूरा परागकोश कितने किनारे पाए जा रहे हैं? एक पूरे परागकोश में कितने किनारे पाए जा रहे हैं? सर पूरे परागकोश में 4 किनारे पाए जा रहे हैं, यानी परागकोश कैसा है? चतुष्कोणीय है। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई? यहां तक की बात समझ में आ गई? यहां तक की बात क्लियर है? हाँ जी, डन। चलें आगे, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगले बिंदु पर जरा ध्यान से, बिंदु के साथ में यहां पर इस पर भी फोकस करना है। यहां पर क्या आपको एक पाली दो किनारों में बंटती हुई दिखाई दे रही है? देखो ये एक पाली ये है, एक पाली इसके पीछे है। एक पाली तो ये है, एक पाली ये है इसके पीछे। ये पाली दो भागों में कैसे बटेगी? दो कमरों में कैसे बटेगी? जब कोई लंबवत कोई दरार जाएगी, सोचो, फिर से सोचो, इधर देखो, इधर देखो, ये देखो, ये यहां पर, ये यहां पर,
दिमाग लगाओ, ये यहां पर 2 पाली है ना? हाँ सर। अब मैं आपसे कह रहा हूं यार, ये जो 2 पाली है इसमें से ये वाली जो पाली जो है, इस पाली में यहां से एक दरार जाए लंबवत तो ही तो 2 भाग बनेंगे, एक ए और एक बी। सिमिलरली इस पाली में कोई दरार जाए लंबाई में तो ही तो 2 भाग बनेंगे, एक ए और एक बी। ठीक है जी, समझ में आ गया? कंसेप्ट समझ में आ गया? यानी आपको एक पाली को 2 कोष्ठ में बांटने के लिए क्या चाहिए? हाँ जी, आपको एक पाली को 2 कोष्ठ में बांटने के लिए क्या चाहिए? सोचो, एक पाली को 2 कोष्ठ में 2 कमरों में बांटने के लिए क्या एक लंबवत दरार की जरूरत है, एक खांच की जरूरत है जो इस पाली को 2 थीका में 2 कोष्ठ में बांट दे। तो कुल मिलाकर एक अनुदैर्ध्य यानी एक लंबवत यानी एक लॉन्गिट्यूडनल यानी एक लंबाई में क्या जा रही है? खांच जा रही है जो लंबाई में जा रही है और 2 थीका को एक दूसरे से क्या कर देती है? अलग कर देती है। डन। तो ये बिंदु आपने लिखने हैं, ठीक है? ये सारे बिंदु आपने लिखने हैं, ठीक है जी? याद रखना क्या कि पुंकेसर जो है वो पराग कोष से बना हुआ है। पराग कोष जो है वो द्विपालित है, एक पाली में 2 कोष्ठ हैं, दोनों कोष्ठ जो हैं वो एक खांच से, एक दरार से दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, ठीक है? सर ये थीका क्या है? बेटा ये देखिए, एक पाली है, ये दूसरी पाली है, ठीक? ये एक पाली, ये दूसरी पाली। अब मैं इस एक पाली में 2 कॉर्नर बनाना चाहता हूं तो मेरे को बीच में एक दरार पैदा करनी पड़ेगी। इस पाली में मैं 2 कॉर्नर बनाना चाहता हूं तो बीच में मेरे को एक दरार पैदा करनी पड़ेगी, तभी तो 2 कॉर्नर बनेंगे ना। अब ये जो 2 कॉर्नर है, ये जो 2 खाली जगह हैं, इनको मैंने क्या बोला? कोष्ठ बोला। तो अब मुझे बता, इस कोष्ठ को हमने इंग्लिश में बोला है थीका, हिंदी में बोल दिया है कोष्ठ। तो एक पाली में कितने कोष्ठ? 2। इस पाली में कितने कोष्ठ? सर 2। तो ये डाइथीकस द्विकोष्ठीय, ये डाइथीकस द्विकोष्ठीय। पूरा परागकोश 4 थीकस, टेट्राथीकस, चतुष्कोणीय संरचना है, 4 कोष्ठ पाए जा रहे। द्विपालित संरचना परागकोश में 2 पालियां पाई जा रही। खत्म, इतनी सी बात थी। क्लियर है? चले दंडना दंडन, यहां तक की संरचना क्लियर है। आइए थोड़ा सा और बातें कर लेते हैं, फिर कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। आइएगा। हाँ जी, इधर देखिएगा। सर पराग पुट्टी क्या आएगा? टेंशन मतलब, अभी रुक जा साइड में रख दे अभी एनसीईआरटी को, जब मैं बोलूंगा तब वहां पर देखना। अब इधर देखना, इस एनिमेशन को देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा बेटा। यहाँ पर ये हमारा कौन है? पराग कोश है, जिसमें 2 पाली इधर है, 2 पाली इधर है। लंबाई में एक दरार गई है, उस दरार ने कहीं ना कहीं एक पाली को 2 भागों में बांट दिया है, ठीक है? इस डायग्राम से अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो यहां से ये एक दरार जा रही है, इधर से ये दरार सीधी सीधी गई, 2 भागों में बट गया। यहां से सीधी सीधी दरार गई, 2 भागों में बट गया, है ना? अब इसी संरचना को हमने इस तरीके से देखा, बड़ा करके दिखाई दे रही है। 4 किनारे हैं। हाँ सर 4 किनारे हैं। डन। अब ये जो 4 किनारे जो हैं, ये 4 किनारे में एक पाली ये है, एक पाली है। इन पालियों को ये संरचना क्या कनेक्ट करती हुई दिखाई दे रही है? ये स्ट्रक्चर जरा सोचो, क्या ये स्ट्रक्चर जो है क्या इस पाली और इस पाली को कनेक्ट करती हुई दिखाई दे रही है? कनेक्ट कर रही है। इस संरचना को क्या मैं कनेक्टिव बोल सकता हूं, योजी बोल सकता हूं या संयोजी बोल सकता हूं? कि ये संरचना जो है सर, ये संरचना क्या कहलाएगी? संयोजी कहलाएगी। इसको हम कनेक्टिव बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये कनेक्ट कर रही है। हालांकि ज्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाएगा सर ये किससे बनी होती है, ये ऊतकों से बनी होती है। किससे? मृदूतक से, पैरेन्काइमा से। पैरेन्काइमा टिश्यू होता है, उससे बनी होती है संयोजी। एक स्टेराइल ऊतक होता है, मतलब जनन से इसका कोई लेना देना नहीं है, केवल कोशिकाओं का समूह होता है जिसमें संवहन ऊतक भी पाया जाता है। यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम भी पाया जाता है। अभी इतना नहीं, बस इतना सा याद रखना, संयोजी जो है बेटा, वो संयोजी एक स्ट्रक्चर है, ऊतकों का समूह है जो 2 पालियों को जोड़ रही है। अब जरा सोचिए, ये एक पाली है, हाँ, ये भी एक पाली है, हाँ सर। एक पाली में यहां पर ये 2 किनारे हैं, 2 कोष्ठ हैं, हाँ सर। एक कोष्ठ ये रहा, एक कोष्ठ ये रहा। डन।
अब क्लियर है कितनी पालियां हैं और कितने कोष्ठ हैं? अभी क्लियर है? अभी क्लियर है? समझ में आ गया? चले आगे फटाफट जल्दी से इसी संरचना को थोड़ा सा बड़ा करते हैं। आइएगा, हमने एक किनारा, एक कोष्ठ उठा लिया है। ध्यान से सुनना, हमने एक किनारा उठा लिया है। टोटल कितने थे सर? यहां पर 4 किनारे थे। हमने एक किनारा उठा लिया। चलो ये एक किनारा उठा लेते हैं, एक कोष्ठ उठा लेते हैं। अब ये जो एक किनारा जो था, इस एक किनारे को ध्यान से सुनना, ये जो 4 किनारे जो थे, ये जो 4 किनारे जो थे, इस 4 किनारे में से हमने एक किनारा जो है इसकी बात करी है। ये जो है इसको हम क्या बोल रहे हैं? लघु बीजाणुधानी। पहले हमने इसको क्या बोला? कोष्ठ बोला। अब हम इसको बोल रहे हैं लघु बीजाणुधानी और बाद में इसको बोलेंगे परागपुट्टी। क्या सर समझ में नहीं आया? मैंने कहा वापस से सुनो। मैंने बोला जब यहां पर विभेदन नहीं हुआ था, कोई विशेष संरचना नहीं पाई जा रही थी, केवल और केवल क्या पाई जा रही थी बेटा जी? यहां पर कुछ स्तरें पाई जा रही थी, कुछ लेयर्स पाई जा रही थी और बीच में कुछ ऊतक पाया जा रहा था। हमने इसको नाम दिया था, क्या दिया था? कोष्ठक बोला था या कोष्ठ बोला था। मैंने कहा ठीक है। फिर यहां पर एक प्रक्रिया होती है जिसका नाम होता है लघु बीजाणु जनन, जो हम कल पढ़ेंगे। यहां पर कुछ कोशिकाएं होती है लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं, उनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है और क्या बनता है? लघु बीजाणु। यहां पर किसका निर्माण होता है? लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। अंदर किसका निर्माण होता है? लघु बीजाणुओं का निर्माण जब अंदर होता है तब इस संरचना का नाम क्या होता है? लघु बीजाणुधानी। यानी आपने इस स्ट्रक्चर को बस नाम चेंज किया है, बस। बुशरा खातून पढ़ लो, यहां पर इस स्ट्रक्चर के केवल नाम चेंज किए। पहले बोला कोष्ठ जब लघु बीजाणु नहीं बने थे, जब लघु बीजाणु अंदर बन गए तो नाम दे दिया लघु बीजाणुधानी। अब यही लघु बीजाणु आगे चलकर किसका निर्माण करेंगे? किसमें बदल जाएंगे? पराग कण में बदल जाएंगे। जब ये पराग कण में बदल जाओगे तब इस संरचना का नाम क्या पड़ेगा? परागपुट्टी पड़ेगा, पॉलन सैक पड़ेगा। तो जस्ट आपने नाम चेंज किया है ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। विकास के आधार पर आपने यहां पर नाम बदले हैं और कुछ नहीं। तो एक बच्चे ने पूछा सर परागपुट्टी क्या है? बेटा यही कोष्ठक आगे चलकर लघु बीजाणुधानी कहता है, यही लघु बीजाणुधानी आगे चलकर परागपुट्टी कहलाती है। क्यों? क्योंकि जब अंदर लघु बीजाणु नहीं बने थे तो बोला था कोष्ठक, जब अंदर लघु बीजाणु बने तो नाम पड़ गया लघु बीजाणुधानी। यही लघु बीजाणु जो अंदर बने यही कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें? पराग कण में। यही स्ट्रक्चर बाद में क्या कहलाएगी? परागपुट्टी कहलाएगी। तो इस संरचना को ही हम कोष्ठक बोल रहे हैं। यही संरचना आगे चलकर लघु बीजाणुधानी कहलाएगी। यही संरचना आगे जाकर परागपुट्टी कहलाएगी। अब इस संरचना में क्या पाई जा रही हैं? स्तरें पाई जा रही हैं। उन स्तरों को हम देखेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस यहां पर हम कर लेते हैं। आइए फटाफट, अभी हमारे पास समय है, बिल्कुल समय है बाबू, बिल्कुल समय है। आइए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं बेटा यहां पर। और ये, अरे ये तो बहुत ही प्यारा एनिमेशन था, बहुत ही जबरदस्त। ये फटेगा और फटेगा, अंदर जाकर लघु बीजाणु बनेंगे, फिर वो लघु बीजाणु आगे चलकर पराग कण में बदलेंगे, फिर ये पराग कण बाहर निकलेंगे। ये सारा समझाऊंगा, आएगा। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, फटाफट आंसर करेंगे बेटा। देखिए कुछ कुछ चीजें होती हैं, कुछ कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जहां पर हाथ नहीं एनिमेशन की सहायता चाहिए होती है। और जमाना भी आजकल ऐसा ही है, आप जान रहे हैं, है ना? तो नहीं सर हमको हाथ से समझ में आता है, फोन फेंक दो फिर। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें जिसको सरलता से समझाया जा सकता, उसके लिए एनिमेशंस की जरूरत होती है। तो जब है तो यूटिलाइज करेंगे ना भाई। करिए आंसर, पोल दी, भेज दिया, फटाफट आंसर करेंगे। परागकोश सामान्यतः इनसे बना होता है, एक बीजाणुधानी से, दो बीजाणुधानी से, तीन बीजाणुधानी से, चार बीजाणुधानी से। अभी अभी तेरे को बताया था एक परागकोश में 4 किनारे हैं, 4 कोष्ठक है और 4 कोष्ठक आगे चलकर किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं? लघु बीजाणुधानी। तो कितनी है एक परागकोश में? 4 लघु बीजाणु, 4 लघु बीजाणुधानी है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 4th इज द करेक्ट आंसर। ठीक है मेरे भाई, डन। चले, चलिए जी।
यार ये थोड़े से क्वेश्चन आगे के हैं, दे देता हूं मैं आपको। अगर आप जानते हैं, आप ड्रॉपर्स हैं, तो करने की कोशिश करिएगा। नहीं जानते छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है एंडोथीशियम जो होता है इसका कार्य क्या होता है, नहीं जानते हैं, इट्स ओके। हम कल यही पढ़ने वाले हैं, ये एंडोथीशियम क्या करेगी। जिसको आता है वो कर सकता है बेटा, और जिसको नहीं आता है कोई बात नहीं, कल आ जाएगा, ज्यादा लोड नहीं लेनी है ना। बैच में हम एनरोल होते हैं, हम सोचते हैं एक ही दिन में हम बन जाएंगे, हमारा नीट क्लियर हो जाएगा, फोड़ फाड़ देंगे। दूसरे दिन वही फोड़ फाड़ने वाली प्रक्रिया थोड़ी कम हो जाती है, तीसरे दिन और फोड़ने फाड़ने वाली प्रक्रिया जो है थोड़ी और कम हो जाती है। ऐसे करते 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 बीच तक, हम कोर्स के बीच तक जब पहुंच जाते हैं तो फोड़ने फाड़ने वाली प्रक्रिया और धीमी हो जाती है। लास्ट में हम जागते हैं कि अच्छा हम तो नीट फोड़ने आए थे, भूल गए थे हम बीच में। तो ऐसा नहीं करिएगा। एक दिन में आप नहीं जीत पाओगे, लेकिन एक दिन आप जरूर जीत पाओगे। एंडोथीशियम का कार्य क्या होता है बेटा? एंडोथीशियम जो होती है ये स्फुटन में मदद करती है। इसमें मदद करती है, एंडोथीशियम जो होती है वो स्फुटन में मदद करती है, फटने में मदद करती है। करेक्ट आंसर जो होगा इसका वो क्या होएगा? स्फुटन होएगा। कैसे मदद करेगी? कल एनिमेशन से दिखाऊंगा ना यार। ये जो पीछे जो गया था ना एनिमेशन, यही वाला जो एनिमेशन जो गया था, इसमें ये एंडोथीशियम ही थी जिसके कारण ये फटी, और फटी तो बाहर क्या आ गए? परागकण आ गए। चलिए जी, ये वाला कर सकते तो कर लीजिए। आखिरी क्वेश्चन है ये आपका। तो एलेक्स पांडे पढ़ ले बेटा, जहां तेरे को फ्री जहां मिल रहा है पढ़ ले बेटा। जहां तेरे को टेलीग्राम पर जो मिल रहा है सब कुछ कर डाल। फिर लास्ट में मत कहना, ठीक है एलेक्स पांडे? फिर लास्ट में मत कहना कि सर हमारा टाइम वेस्ट हो गया था हमारी गलती से, ठीक है ना। होते हुए भी अपने सिलेक्शन को कई बच्चे रोक देते हैं। नर प्रजनन संरचना का कौन सा भाग एंजाइम और हार्मोन दोनों का उत्पादन करता है? तो बेटा वो टैपिटम होती है, जो हम कल पढ़ेंगे। टैपिटम जो होती है एंजाइम उत्पन्न करती है जिसका नाम होता है कैलेज, जो हम कल बात करेंगे। और हार्मोन उत्पन्न करती है जिसका नाम होता है ऑक्सिन, हम कल पढ़ेंगे। याद रखना, कैलेज और ऑक्सिन दोनों की बात करेंगे। आंसर क्या हो जाएगा इसका? थर्ड हो जाएगा। चलिए जी बाबू, आज की समरी यही थी। लैंगिक प्रजनन क्या होता है? पुष्प एक कैसी संरचना है? पुष्प किसका मॉडिफिकेशन है? पुष्प में नर जननांग कौन है? सहायक चक्र कौन है? आवश्यक चक्र कौन है? पुंकेसर किससे बना हुआ है? तंतु का कौन सा भाग समीप था, कौन सा अंतिम था? ये सारी चीजें आज की समरी में मैंने आपको बता दी है। आज का लेक्चर जो होएगा उसकी स्लाइड के साथ में हैंड रिटन नोट्स भी आएंगे जो मैंने आपको दिखा दिए हैं। साथ ही साथ आपका कोई डाउट है तो जल्दी से पूछिए, नहीं तो थैंक यू सो मच।